हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। सभी लोग देखेंगे, आज हम बात करेंगे। कल हमने बात की थी हिंदी में, स्वर के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, आज हमें देखना है कि जो आपके स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, कल हमने स्वर के प्रकार देखे थे। ठीक है, इनके हमने 5 प्रकार देखे थे। ठीक है, और आज हम देखेंगे स्वर उच्चारण स्थान, मतलब स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। तो ठीक है, बात करते हैं उच्चारण स्थान की। तो देखिए, जो हमारी स्वर तंत्रियां होती हैं, स्वर तंत्रियां, अच्छा आपने देखा होगा कि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो जो हमारा ये कंठ है इसमें वाइब्रेशन होता है। कंठ में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। और इसके बाद जब हमारी हवा फेफड़ों से निकलकर कंठ तक पहुंचती है तो इसके बाद वो हवा कहां से निकलेगी, कंठ से निकलेगी, तालु से निकलेगी, मूर्धन्य से निकलेगी। तो जहां से निकलेगी वही उसका उच्चारण स्थान होता है। तो उच्चारण स्थान जो होता है वो 5 टाइप का होता है: कंठ, तालु, मूर्धन्य, ठीक है, दांत, और सबसे लास्ट होता है ओष्ठ। जो आपका उच्चारण स्थान होता है इन 5 जगह से होता है: कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, दांत से, ओष्ठ से। ठीक है, अब स्वर तंत्रियां क्या होती हैं, तो हमारी वायु को जो वर्ण का रूप देती है, जैसे अब फेफड़ों से हवा आती है हमारी, तो उसको जो मतलब हमारी जो वायु है, जो हमारे फेफड़ों से हवा निकल के आती है, हमारे वायु को किसका वर्ण का रूप देती है, रूप देती है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर तंत्रियां कहते हैं। तो स्वर तंत्रियां क्या होती हैं, हमारी वायु को वर्ण का रूप देती हैं, वर्ण का रूप देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर तंत्रियां कहते हैं। अब जो हमारी वायु निकलती है वो कहां से निकलती है, कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, दांत से, ओष्ठ से। तो जहां से निकलेगी वही उसका उच्चारण स्थान होता है। तो नंबर 1 होता है कंठ से, नंबर 1 होता है कंठ से। अब एक चीज हम आपको बता दें, मुख की बनावट, मुख की बनावट। तो जो मुख की बनावट होती है, आपने देखा होगा कि जैसे हर वातावरण में, जैसे हर जगह का अपना वायुमंडल अलग अलग होता है, वातावरण अलग अलग होता है। पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके मुख की बनावट अलग होती है, यहाँ के लोगों की मुख की बनावट अलग होती है। ठीक है, तो जो अलग अलग वायुमंडल होता है, अलग अलग वायुमंडल में रहने के कारण हमारे मुख की बनावट क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम अलग अलग वातावरण में रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मुख होगा उसकी बनावट क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो जो हमारा उच्चारण होगा वो भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्यों भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि वो लोग उस शब्द को उस तरीके से नहीं बोल पाएंगे जैसे हम लोग का को का बोलते हैं ना। तो वही चीज, मतलब उच्चारण स्थान, उच्चारण जो होगा भिन्न भिन्न होगा, चाहे वो स्वर का हो, व्यंजन का हो, ठीक है, या मौखिक ध्वनियां, जो हमारी मौखिक ध्वनियां निकलती हैं, जो मौखिक ध्वनियां निकलती हैं वो मुख की बनावट को अलग अलग करती हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब मनुष्य अलग अलग वातावरण में रहता है तो उसके जो मुख का बनावट होता है वो अलग अलग होता है। इस वजह से उनका जो उच्चारण होगा वो भिन्न भिन्न होगा,
स्वर, व्यंजन और जो मौखिक ध्वनियां हैं वो भी अलग अलग निकलती हैं। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे कि किस जो हमारा स्वर है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो आपने सुना होगा कि उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धन्य, दांत, ओष्ठ से होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कुछ संयुक्त भी तो होते हैं। तो ये इन्हीं देखो, ये है तो वास्तविकता में 4-5 होते हैं, लेकिन होता है कि जब ये मिल जाते हैं तो ये 8 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कंठ और तालु, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इन दोनों से मिलकर बनता है, तो जो हमारा छठवां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कंठ और तालु से। कहां से हो जाएगा? कंठ और तालु से। जो हमारा 7वां हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कंठ और ओष्ठ से। ठीक है, ओष्ठ से। ठीक है, अब एक 8 और ले लीजिए और 9। 9 में तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आपको समझने हैं, 2 इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो होता है वो होता है वर्तस्य। ठीक है, और ये पता है क्यों होता है? ये मसूड़ों से होता है, मतलब मसूड़ों के द्वारा जो आवाज निकलती है उसे क्या बोलते हैं? वर्तस्य बोलते हैं। और जो लास्ट नंबर है वो आदि, बाकी जितने भी बचते हैं उनको हम कहा कहते हैं? 9वें नंबर पे। ठीक है, तो उच्चारण स्थान टोटल होते हैं 5 जो मुख्य होते हैं, लेकिन इनकी सहायता से मिलकर के 4 और बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको देखेंगे कि कौन सा स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था स्वर के प्रकार, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हमने देखा स्वर उच्चारण के या स्वर उच्चारण स्थान। ठीक है, या स्वरों का उच्चारण स्थान, जो भी अपना हेडिंग डालना चाहे वो डालिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए स्वर तंत्रियां। तो स्वर तंत्रियां क्या होती हैं? हमारी वायु को जो वर्ण का रूप देती हैं उन्हें स्वर तंत्रियां कहते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई ना कोई बात करते हैं तो हमारे फेफड़ों से आवाज आती है, सॉरी, हमारे फेफड़ों से वायु आती है, और वो वायु जो हमारे कंठ में पहुंचती है, कंठ में पहुंचती है, फिर यहाँ पर हमें वाइब्रेशन समझ में आता है। चेक करिएगा, कभी भी जब आप कोई शब्द बोल देंगे तो यहाँ वाइब्रेशन होता है कंठ में। तो जो कंठ होता है हमारा, इसके बाद वो ध्वनि, जो वायु होती है वो क्या बन जाती है? ध्वनि बन जाती है। ठीक है, तो उनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा है तो देखते हैं। ठीक है, तो मिटा दें हम इसको। अब हमने आपको सीरीज बता दी है। सबसे पहले नंबर पे क्या होगा? कंठ। नंबर 2 पे क्या होगा? तालु। नंबर 3 पे मूर्धन्य। नंबर 4 पे दांत, और नंबर 5 पे ओष्ठ। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए कौन कौन से, देखिए पहला जो आपका स्वर होता है छोटा आ और बड़ा आ, ये कंठ से निकलते हैं। जब आ कहेंगे तो जो जो हमारे ध्वनि होती है वो कहां से होती है? कंठ से होती है। जो वायु होती है वो कहां से निकलती है? कंठ से निकलती है। तो जो हमारा छोटा आ और बड़ा आ है, ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ बोल सकते हैं। ठीक है, अब ई की बात करेंगे और बड़े ई की बात करेंगे। जो ई और बड़े ई होता है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कहां से होता है? तालु से होता है। अब छोटा ऊ और जो बड़ा ऊ होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है इसका होता है ओठ से, या ओष्ठ बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा, सुना होगा री को।
री तो सुना है ऋषि वाला, तो इसका जो उच्चारण स्थान है ये मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य। आप बोल के देखिएगा जब री अच्छा मूर्धन्य क्या होता है जानते हैं, जब हमारी जीभ ऊपर दांतों की तरफ जाती है, ठीक है, तो वो मूर्धन्य होता है, ठीक है। तो जो ऋषि जब री बोल देंगे तो हमारी जो जीभ है हल्का सा दांतों के पीछे जाएगी, तिरछा होके री बोलिएगा तो जीभ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मूर्धन्य जो री होता है, री का उच्चारण स्थान कहां से होता है, मूर्धन्य से होता है, ठीक है। अब ये समझ में आया आपको, देख लीजिए, हाँ री, री का क्या होता है, मूर्धन्य। अब हुआ आपको नेक्स्ट देखना है ए और ए। अब ए और ए आप अगर बोल के देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा डाउट पड़ेगा, क्या, क्योंकि इसका जो आंसर होगा, इसका जो उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान होता है, वो होता है कंठ तालव्य। क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। अब एक चीज देख लीजिए, ए बनता कैसे, संयुक्त है ना, ये तो संयुक्त स्वर है, तो ये बनता है आ और ई से। अब देखिए आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, और जो ई है और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु हो गया। तो जो ए और ए है इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य होता है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका ओ और अ होता है, ओ और अ होता है, तो देखो जब ओ होता है तो ये भी तो संयुक्त स्वर है ना हमारा, तो संयुक्त है तो ये बनता कैसे, आ और उ के साथ, आ और उ। तो जो हमारा आ है वो कंठ से निकलता है, और जो हमारा उ है वो निकलता है ओष्ठ से, तो इसको हम बोल सकते हैं कंठ ओष्ठ, या तुम इसको बोल सकते हैं कंठोष्ठ है। तो ये हमारे सभी स्वरों के क्या हो गए, उच्चारण स्थान हो गए, ठीक है। जो छोटा आ और बड़ा आ होता है इसका कहां से उच्चारण होता है, कंठ से होता है। छोटी ई और बड़ी ई का कहां से होता है, तालु से होता है। उ और बड़ा उ का ओष्ठ से। री का मूर्धन्य से। मूर्धन्य समझ लीजिएगा कि जब आप जीभ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, जीभ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। ए और ए ये क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। क्यों, क्योंकि जो ए होता है वो आ और ई के साथ मिलकर बना होता है, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको हम बोल देते हैं कंठ तालव्य। अब ओ और औ, ओ आ और उ के साथ मिलकर बना होता है, तो जो आ होता है, आ होता है वो कंठ से निकलता है, और जो उ होता है वो ओठ से निकलता है। तो ये कंठ प्लस ओष्ठ, तो इसको हम कंठोष्ठ बोल सकते हैं ना, ओके, ठीक है। देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा यहां से, नोट करिए। अब आपने दो शब्द और सुने होंगे बउआ, अंक और आहा, अंक और आहा। अब इनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है, पहला है अनुस्वार, अनुस्वार। अब एक चीज ध्यान से आप सुनिएगा, अनुस्वार उच्चारण, ध्यान से सुनिए। जो अनुस्वार उच्चारण होता है ये कहां से होता है जानते हैं आप, नाक से। और अनुस्वार तो आप सभी लोग जानते ही हैं, इसको अगर ना याद रहे तो यहाँ इसके आगे उच्चारण के आगे ब्रैकेट में आप लिखेंगे अंक, क्योंकि अंक को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। तो जो अनुस्वार होता है इसमें क्या होता है, जो ध्वनि होती है कहां से निकलती है, नाक से निकलती है। तो इसमें आप लिखेगा जो अनुस्वार का उच्चारण होता है, जो ध्वनि होती है, ध्वनि नाक से निकलती है, ध्वनि नाक से निकलती है।
ठीक हुआ। तो अनुस्वार उच्चारण जो होता है जैसे अंक हो गया, ये कहां से होता है? नाक से। कहां से? नाक से। तो हमने नाक इस वजह लिख दिया, आपको याद रहेगा कि जो ध्वनि होगी कहां से निकलेगी? नाक से निकलेगी। तो आगे हमने लिख भी दिया है कि जो अनुस्वार उच्चारण होता है इसमें ध्वनि कहां से निकलती है? नाक से निकलती है। अगला बेटा अनुनासिक। अच्छा, इसके उदाहरण देख लीजिए। जिसे आप अंगूर कहते हैं, अंगूर, कंकर, कंकरीट, कंकरीट। तो इसमें आदि जो शब्द होते हैं इनमें जब आप इसको बोलते हैं तो जो आवाज होती है वो नाक से निकलती है, अंग, नाक से। ठीक है। और अनुनासिक उच्चारण देखिएगा, अनुनासिक उच्चारण। और अनुनासिक तो जानते हैं आपका आहा वाला, जो आहा होता है। ठीक है। अनुनासिक उच्चारण जो होता है वो क्या होता है? आहा से। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो ध्वनि होती है, ध्वनि नाक व मुंह दोनों से निकलती है बउआ। ठीक है। नोट करते रहिएगा एक एक टॉपिक, नहीं तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। कुछ भी बेकार, मतलब जितना आप पढ़ेंगे पूरा बेकार हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं बनेगा है। तो अनुनासिक उच्चारण क्या होता है? ध्वनि कहां से? नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे अब बात कर लेते हैं अंगना। अंगना, ये थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, अनुनासिक के लिए बोल रहा है। अभी इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो जो अनुनासिक उच्चारण होता है ध्वनि नाक और मुख से निकलती है। और उदाहरण में जैसे आप देखिएगा अंगना, चंद्रमा आदि। ठीक है। तो ये आपका हो गया अनुस्वार उच्चारण और ये हो गया आपका अनुनासिक हो गया। ठीक है बेटा। अगला देखेंगे निर्नुनासिक। निर्नुनासक, देखिए निर्नुनासिक, निर्नुनासिक उच्चारण। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो वायु होती है मुख से निकलती है। वायु कहां से निकलती है? मुख से निकलती है। उदाहरण तो देखिए जैसे राम, राम, श्याम, काम, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ध्वनि है, वायु है, वो कहां से निकलती है? मुख से निकलती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा निर्नुनासिक। और जो वो लास्ट होता है उसको हम बोलते हैं विसर्ग युक्त उच्चारण। विसर्ग युक्त उच्चारण। ठीक है। तो एक चीज समझिएगा, इसका उच्चारण हम लोग हा की तरह करते हैं। इसका उच्चारण किसकी तरह करते हैं हम लोग? हा की तरह करते हैं। हा को मैंने कानून बंद किया है। ठीक है। तो जो विसर्ग युक्त होता है, विसर्ग युक्त उच्चारण होता है, इसका उच्चारण क्या होता है? इसका जो उच्चारण होता है वो हा की तरह होता है। जैसे प्रायः है, एग्जाम्पल पे लिखिएगा प्रायः, अतः आदि। अब तो हुआ, इसको ध्यान रखेंगे। कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है। अब देखिए एक चीज यहां पे बहुत अच्छी चीज है, क्या? एक बार ध्यान से समझ लीजिए। उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मैंने पहले बताया था 5 वो होते हैं। और इसके बाद एक ये 4। यहां से हमारा जो स्वर का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे व्यंजन।
जब स्वर और व्यंजन दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा वर्णमाला। ठीक है, ओके, थैंक यू।